नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर हिट फास्ट रिवीजन सामान्य ज्ञान भाग की सीरीज में। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस पूरी सीरीज में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में संकलित करने के आप लोगों के लिए लाता हूँ, जिससे एग्जाम के लास्ट मिनट में आप काफी तेजी से अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज कर सके और कोई भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के दौरान मिस ना होने पाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पूरी ये सीरीज है, इसकी पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पर। तो प्लेलिस्ट से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। वैसे स्पेशली मैं अभी इसको तैयार कर रहा हूँ यूपीएचएससी या यूपीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, लेकिन अन्य वन एग्जाम के लिए भी ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका कोई अन्य दोस्त किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल आप उसके साथ भी शेयर कीजिए इस पूरी सीरीज को। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों और देख लेते हैं आज के इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट दोस्तों इसमें जो हमने लिया है भारतीय संस्कृत की विशेषताओं के अंतर्गत दक्षिण भारत से जो भक्ति संबंधित रचनाएं वगैरह उससे है ये। और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि तिरुकुरल नामक भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है। तिरुवल्लुर इसके रचयिता थे और इसकी रचना का काल जो है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की 6वीं शताब्दी हो सकती है। मतलब ये कोई निश्चित समय तो ज्ञात नहीं है, लेकिन एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तिरुकुरल है तमिल भाषा में लिखित मुक्त काव्य रचना, इसकी रचना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बीच में की गई होगी। हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन किसने किया था? तो हिंदू वृद्धि दर इस शब्द का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर राजकृष्ण ने। और वैसे आपको बता दें कि जो ये हिंदू वृद्धि दर था ये कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं था, इसको निगेटिव टर्म में लिया गया था। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में कटाक्ष करने के मानसिकता के रूप में इसको जो है प्रतिपादित किया गया था, मेरा ऐसा मानना है। महिलाओं को मताधिकार देने का प्रथम देश कौन है? न्यूजीलैंड है। किसकी प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता है? तो धर्मवीर भारती की जो प्रसिद्ध रचना है गुनाहों की देवता है। नागर शैली हिमालय और विंध्य के बीच की भूमि से जुड़ी है और भारत के उत्तरी भागों में क्षेत्रीय रूप में यह विकसित हुई। नागर शैली में नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से मानी जाती है। इस शैली में संरचना में 2 इमारतें शामिल है, मुख्य लंबा मंदिर और एक निकटवर्ती मंडप जो छोटा होता है। यानी नागर शैली में जो रचना की जाती है मंदिरों की, इसमें 2 मंदिर होते हैं। एक जो है बड़ा मंदिर होता है जो कि लंबे आकार में होता है और दूसरा जो है मंडप आकार में होता है, परंतु वो थोड़ा छोटा मंदिर होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। वर्ष 2007 में भूमंडल जलवायु परिवर्तन संगठन की स्थापना की गई थी यूरोपीय संघ की पहल पर। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जलवायु परिवर्तन संगठन भूमंडल जलवायु परिवर्तन संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में की गई थी। किस संस्था की पहल पर की गई थी? यूरोपीय संघ की पहल पर की गई थी। एंड अगला पॉइंट है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखक है सर एम विश्वेश्वरैया और इन्होंने 1934 में पुस्तक लिखी थी। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। स्वतंत्रता का अधिकार पत्र माना जाता है महिला कार्टा को। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्लों में जीवन की सारी जानकारी छिपी होती है और यह जानकारी कोड के रूप में होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है या किस तत्व की उपस्थिति के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो ये तत्व है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग हमें लाल दिखता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। तो यह अनुच्छेद जो है यह है अनुच्छेद 168। खाद्य पदार्थों के संरक्षण है क्या प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक श्रृंखलन की प्रवृत्ति वाला तत्व कार्बन है। प्राकृतिक रबर कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्राकृतिक रबर पेड़ से निकलने वाला जो वनस्पति दूध होता है जिसे हम लैटेक्स कहते हैं उससे प्राप्त होता है। सिकंदर के आक्रमण के दौरान मगध पर किसका शासन था? तो नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था वहां पर जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सबसे उपयुक्त मापदंड है। भारत में चुनाव के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का प्रयोग किया जाता है। जनांकिकी का जनक कहा जाता है फ्रैंक डोटेस्टील को। वित्तीय स्थिरता
तथा विकास परिषद का गठन केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 8 अगस्त 1942 को मुंबई में, उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी जो चंद्रगुप्त का महल है उसके अवशेष हमें किस स्थान से प्राप्त हुए? तो यह प्राप्त हुए पटना के कुम्भरार से। आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो चोल राजवंश था। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। किस वर्ष भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई थी? तो भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी। भारत में फारसी भाषा एवं साहित्य का आगमन किस वर्ष के साथ प्रारंभ माना जाता है? तो भारत में फारसी भाषा का और साहित्य का आगमन गजनवी और गौरी वंश के आगमन के साथ माना जाता है। भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। लवण जल मगरमच्छ संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर घाटी के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है झरिया और रानीगंज है। झरिया और रानीगंज जो है गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक व्याख्या भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। अगला पॉइंट है कि सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है? तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत के जो मानसरोवर झील के पास एक स्थान है राक्षस ताल, वहां से निकलती है। तो राक्षस ताल किस नदी का उद्गम स्थान है? सतलुज नदी का। राक्षस ताल कहाँ पे स्थित है? तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में स्थित है। किस वर्ष जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया था? तो वर्ष 1977 में जो तत्कालीन जनता पार्टी सरकार थी उसने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया था। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम हॉलैंड में हुआ था। गांधी जी ने कृषि मिशन को उत्तरांकित तिथि का चिक कहा था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि मिशन को उत्तरांकित तिथि का चिक कहा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है कृषि मिशन को उत्तरांकित तिथि का चेक कहा गया था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? तो क्लाइव था, जिसने बंगाल में शासन स्थापित किया था। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चेन्नई में। एंड आगे बढ़ते हैं। एल्बर्ट बेल भारत के इतिहास में 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद उपाय जिसने भारत में ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करने के लिए वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को अनुमति देने की मांग की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नारायण का प्रथम उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? तो मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद पहली बार सर विलियम जोन्स ने किया था। इनका जो है 1794 में संस्करण प्रकाशित हुआ था। मतलब इसका जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद का संस्करण है जिसे किया गया था अनुवादित विलियम जोन्स द्वारा, ये 1794 में प्रकाशित हुआ था। भारतीय संविधान में लोकसभा का विवरण हमें मिलता है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संबंधित कुछ यहाँ पे कथन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एनटीए का अध्यक्ष एक प्रख्यात शिक्षाविद होता है और इसकी नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। दूसरा कि इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ एक महानिदेशक होता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। यानी एनटीए के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। जबकि इसके सीईओ की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा जिसमें परीक्षा आयोजित करवाने वाले संस्थानों के सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई है। यह एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराती है। आप लोग बिल्कुल एनटीए से परिचित हैं। इस एजेंसी का उद्देश्य प्रवेश और भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर परीक्षा करना होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि मुझे लगता है कि आपके एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
एंड लास्ट पॉइंट, वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत राज्यों में वन्य जीव परामर्श बोर्ड का गठन किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे, और देखिए जो फैक्ट्स है मैं भी कहीं ना कहीं मैं कलेक्ट करता हूँ, हालांकि कलेक्शन में मैं बहुत सावधानी रखता हूँ, किसी तरह की त्रुटि उसमें ना आने पाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के कारण जो है ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती है। तो एक बार वीडियो अपलोड होने के बाद अगर ऐसी कोई गलती मुझे बाद में पता चलती है तो उसमें सुधार तो मैं नहीं कर सकता, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई भविष्य में मुझे गलती समझ में आती है, मिलती है, तो मैं उसको कमेंट में जाकर उसको फिल कर दूंगा। तो इसलिए जब भी कोई आप वीडियो देखें तो एक बार कमेंट जरूर चेक कर लिया करिए कि अगर इस तरह कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो वो आप में कमेंट में मैं चूंकि पिन कर दूंगा तो सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा। तो प्रयास हमारा यही रहता है, हालांकि मैं बहुत सावधानी रखता हूँ किसी भी तरीके से कोई त्रुटि ना होने पाए फैक्ट्स के कलेक्शन में। और पढ़ाई वाली वीडियो जब भी आप देखिए, मेरी आपको यही सलाह है कि कम से कम 2 बार जरूर देखिए, क्योंकि एक बार में जो फैक्ट्स होते हैं आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पे स्थान नहीं बना पाते हैं। समय आपका महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी वीडियो आप देखिए अपने समय के हिसाब से उसकी टाइम जो है स्पीड अगर आप बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और अन्य वीडियो इससे संबंधित प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और हमारा प्रयास है कि आपके एग्जाम में मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मदद से, इस तरह की वीडियो सीरीज की मदद से मैं कुछ मदद कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।